हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम इस महीने दिसंबर का माह देख रहे हैं और उसकी भी अंतिम तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं। ऐसे में नया साल आने को है और पुराना एक साल जाने को है। यहाँ पर वैश्विक स्तर पर देखें या फिर भारत के स्तर पर देखें तो एक सवाल खड़ा हो सकता है। सवाल ये कि ये जो साल बीत गया वो भारत के लिए किस तरह की चुनौतियों को लेकर के आया था और आने वाला साल भारत के लिए किस तरह की चुनौतियां या फिर अवसर लेकर के आ सकता है। इस सवाल में एक बात ये भी शामिल हो जाएगी कि अगर हम चुनौतियां या अवसर की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी समय हमें केवल चुनौती देखने को मिले या केवल अवसर देखने को मिले। ऐसा होगा कि जो भी साल आएगा वो हमारे लिए 2022 की पृष्ठभूमि में कुछ नई चुनौतियां और कुछ नए अवसर लेकर के आएगा जो हम 2023 में देख रहे होंगे। आज का टॉपिक कुछ इसी तरह के विषयों को शामिल करेगा, उस पूरे साल की और इसके अलावा भी बीते अतीत की बहुत सारी बातों को शामिल करते हुए हम ये देखेंगे कि आने वाला साल किस तरह की चुनौतियां या फिर अवसर हमारे लिए ला सकता है, भारत कहां पर इस वक्त खड़ा है और किस तरह से भविष्य को देख सकता है, किस तरह के कदम उठा सकता है। आज के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो साल 2023 भारत के लिए चुनौती या अवसर, यह टॉपिक इससे संबंधित है। खबर आई है चाइना वेस्ट G20 प्रेसिडेंसी अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न्स फॉर इंडिया इन 2023 में क्या क्या चुनौती, क्या क्या लाभ, क्या क्या अवसर, क्या मौके हमें मिल सकते हैं। तो चर्चा क्यों की जा रही है इस पर थोड़ी सी बात और कर लेंगे। यहाँ पर कुछ पिछली अवधियों की तुलना की गई है जहाँ पर बीते कुछ सालों में कई सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि किन किन सालों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और 2022 के लिए हम किस तरह की घटना को जोड़ करके देखेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है अभी भारत के पास 2023 के लिए, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या अवसर हो सकते हैं, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि मेंस में प्रमुख रूप से तार्किक विश्लेषण के रूप में आपसे पूछा जा सकता है और विश्लेषण के अलावा आप जब तक उन मुद्दों को समझ नहीं रहे होंगे या फिर उनको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आप उसका उत्तर लिखने की स्थिति में नहीं आ सकेंगे। जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक स्तर पर देशों की जो रणनीतियां चल रही हैं वो भारत को कैसे प्रभावित करेंगी। तो चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि 2022 का वर्ष हम कह सकते हैं वैश्विक भू राजनीति में एक उथल पुथल का वर्ष हमें वर्ष के रूप में देखने को मिला। क्योंकि एक तरफ जहां फरवरी के महीने में ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया जिसने वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां बन रही थी, सकारात्मक हो रही थी, देशों के स्तर पर जो संबंध अच्छे हो रहे थे उसको काफी बुरी तरीके से प्रभावित किया। साथ ही ये युद्ध केवल रूस और यूक्रेन का नहीं था, इसमें पश्चिमी देश और पूर्वी देशों के बीच में एक बड़ा विभाजन सा भी हमें देखने को मिला जहां पर पूर्वी देश के रूप में प्रमुख रूप से चीन का नाम लिया जाएगा। तो इसके अलावा भारत के लिए चीन की आक्रामकता भी एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरी, जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले ही इस महीने में भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश के पास चीन के सैनिकों के साथ फिर से झड़पें शुरू हो गई थी। और ये अभी की झड़पें नहीं है, इसके पहले अगर हम लद्दाख वाले क्षेत्र को देखेंगे तो गलवान घाटी के पास भी बहुत ज्यादा झड़पें इसके पहले होती हुई दिख चुकी हैं। तो कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर चुनौतियां भी हैं और कुछ अवसर भी हैं और हम 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। ये कुछ चर्चा के बिंदु हैं। तो इस साल की जो तुलना है अतीत की कुछ घटनाओं से की गई है, जैसे कि 2022 में कहा गया है कि 2022 चीन में अत्यधिक संक्रामक कोविड-19 की स्थितियां बढ़ गई हैं। ठीक, इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध की बात आप जानते ही हैं। तो 1962 में हमने देखा था कि भारत चीन युद्ध हुआ था, क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध के समय हमें देखने को मिला था, जिस वजह से 1962 को हम जानते हैं। एक साल अगर 1979 पूछ दिया जाए क्या हुआ था, ईरानी क्रांति हुई थी, अफगानिस्तान पर हमला हुआ था और मक्का की घेराबंदी की गई थी। इस तरह हर साल को लेकर के कुछ प्रमुख घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता है, जिस कारण से उस साल को बड़े स्तर पर लोग याद रखते हैं। 1989 की बात करें, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। 1991 बहुत महत्वपूर्ण साल, जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, उससे ही रूस, यूक्रेन और बहुत सारे जो उनके साथ में जुड़े हुए देश थे वो नवगठित देशों के रूप में सामने आए। भारत में आर्थिक सुधार की कवायद शुरू हुई। एलपीजी आप जानते ही हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। खाड़ी युद्ध पहला शुरू हुआ। 2001 किस लिए जाना जाता है, 9/11 का आतंकी हमला और तालिबान के पतन की शुरुआत, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई शुरू हुई। 2008 में क्या हुआ, वैश्विक वित्तीय संकट आया। 26/11 का मुंबई आतंकी हमला भारत के लिए महत्वपूर्ण था और 2022 कोविड-19 का
बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ प्रकोप खासकर चीन के लिए। ठीक, इसके अलावा अभी की स्थिति क्या है कि भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। ये दिसंबर से यानी दिसंबर 22 से इसकी शुरुआत हुई है और ये चलेगी नवंबर 2023 तक। तो हम G20 के अध्यक्ष के रूप में क्या कर पाएंगे, इस पर भी आगे बात करेंगे। इसके अलावा इस साल हमने COP15 और COP27 की बैठक पर बहुत ज्यादा चर्चा की। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा से जुड़ी बातें की। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक मानदंडों को निर्धारित किया। इसके अलावा भविष्य में महामारियों से निपटने के लिए बात की गई। एक ऐसी महामारी जिसने बहुत ज्यादा मनुष्यों को, मानवता को प्रभावित किया, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो इससे कैसे निपटेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य संरचनाओं के लिए कोविड के बाद आर्थिक सुधार कैसे किए जाएंगे, ये मौजूदा स्थिति के सवाल हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के लिए चुनौतियां हैं उस पर। तो एक बात को ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति अगर इंसान के रूप में हम किसी बात को समझे तो इंसान के लिए उसके चुनौती या फिर उसके संबंध किससे होते हैं, उसके रिश्तेदारों से, उसके पड़ोसियों से। लेकिन अगर आप किसी देश के स्तर पर देखेंगे तो रिश्तेदार तो दिखाई नहीं देंगे लेकिन पड़ोसी जरूर दिखाई देंगे। तो भारत के पड़ोसी, प्रमुख पड़ोसी कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक, इसके अलावा नेपाल, इसके अलावा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और अगर हम दक्षिण में देखें तो श्रीलंका, मालदीव, कुछ ऐसे पड़ोसी हमें दिखाई देते हैं। संबंधों के ऊपर जो प्रभाव है इनका ही होगा। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जो स्थितियां घटित हो रही हैं उनको हम रिश्तेदार मान सकते हैं। संबंधों के स्तर पर, द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंच है, मंचों के रूप में जो हमारे उनसे संबंध है वो बने हुए हैं, लेकिन उनका प्रभाव निश्चित तौर पर हमें प्रभावित करता है। तो इन स्तरों पर जाकर के हम एक बार चीजों को देखेंगे। इसकी शुरुआत होगी चीन से। चीन जो भारत का निकटतम पड़ोसी है और भारत के साथ लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ऐसे में इसकी आक्रामकता बढ़ती जा रही है। कहां कहां? हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमने पिछले साल से देखा कि जो भी वहां पर द्वीप मौजूद हैं, या फिर दक्षिण चीन सागर में चीन ने कई सारे देशों के ऊपर अपना आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। ऐसे में भारत भी दूर नहीं है। तो भारत की सीमा पर झड़प जो 2020 से देखने को मिल रही है, चाहे वो इधर लद्दाख वाला क्षेत्र हो जिसको चीन अक्साई चीन कहता है, या फिर अरुणाचल वाला क्षेत्र तवांग वैली के पास, तो इन क्षेत्रों में झड़प हो रही है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर विवाद, एक विशेष रूप से ताइवान का विवाद भी यहाँ पर जुड़ता है। खासतौर से जब यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने यहाँ की यात्रा की थी, तब चीन ने जिस तरह से उसको प्रतिक्रिया दी थी उस पर, वो अपने आप में समझने वाली बात है कि चीन कितना ज्यादा आक्रामक रवैया अपना रहा है। इसमें ये पॉइंट भी आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी वहां पर जो नेता है शी जिनपिंग, ये उनका ऑलमोस्ट तीसरा कार्यकाल है। तो ऐसा मान करके चलते हैं विशेषज्ञ, रक्षा सलाहकार, कि शी जिनपिंग का जो कार्यकाल है वो माओ से तुंग के बाद चीन के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं, सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जा रहे हैं। और चीन इस वक्त जितनी आर्थिक तरक्की कर चुका है, तो हम चीन को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहे हैं, और हमसे ज्यादा चीन खुद को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देख रहा है। तो भारत से उसका अधिक से अधिक टकराव और प्रतिस्पर्धी हित जो चीन के हैं, जैसे कई सारे देशों में जो भारत के नजदीक है, हिंद महासागर की बात आए तो भी चीन का जो रवैया है वो वहां पर एक तरीके से आक्रामकता को बढ़ाने वाला है, ताकि भारत के हितों को वो प्रभावित कर सके, अपने ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सामरिक हितों को साध सके। खासतौर से भारत के पड़ोसी, चाहे नेपाल के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या श्रीलंका के साथ हो, चीन अपना निवेश बढ़ाने की लगातार कोशिश करता है। पहला पॉइंट हुआ चीन का। दूसरी स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध की, और खासतौर से रूस के साथ संबंधों के रूप में हम देखेंगे। तो वैश्विक व्यवस्था में चूंकि बदलाव हो रहा है, जिसका एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध है। क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले? प्रमुख रूप से पहला खाद्य संकट, दूसरा ऊर्जा संकट। यूरोप में तो जो गैस पाइपलाइन बिछी हुई थी रूस की तरफ से, उसके ना होने से बहुत बड़ा संकट देखने को मिला। हमने उसमें कई सारे सेशन किए हैं, अगर आपको याद हो, पाइपलाइन किस तरह से प्रभावित हुई, वहां पर गैस की सप्लाई किस तरह से प्रभावित हुई, सर्दियों में वहां पर ऊर्जा की कितनी ज्यादा खपत होती है, ऊर्जा की सप्लाई कहाँ से होती है, यहाँ से ही होती है। तो इस सब चीजों की वजह से खाद्य संकट भी देखने को मिल रहा था, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बातचीत के दौरान कई बार देखने को मिला कि परमाणु शक्ति संपन्न रूस भी है, अमेरिका भी है, अमेरिका के सहयोगी भी हैं, तो कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की नौबत आ जाए। हालांकि नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक संभावना इसकी बनी रहती है।
इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रूस भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, रूस भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पिछले 7 दशक से भारत के लिए जो रक्षा उपकरण है उसका एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है। इसके अलावा अब भले ही भारत फ्रांस, इजराइल या फिर यूएस की तरफ रुख कर रहा है, उनसे हथियार ले रहा है, उसके बावजूद रूस एक बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता, रक्षा उपकरणों का आपूर्तिकर्ता अभी भी है। ऐसे में रूस के चीन के साथ जो नए संबंध बनते दिख रहे हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, रूस और चीन का जुड़ाव इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में भारत एक तरफ है, एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ पश्चिमी देश है। तो पश्चिमी देशों का भारत पर यह दबाव है कि रूस के साथ संबंधों को कम करे, रूस के साथ तेल का आयात ना करे। भारत की चीन के साथ एक अलग तरह की टेंशन है, रूस और चीन अलग तरह से साथ में है। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है, अगर भारत रूस के साथ संबंधों को अलग तरह से देखना चाहता है तो उस पर प्रभाव सीधे तौर पर पश्चिम और चीन का भी पड़ता है। तो ये एक चुनौती के रूप में आया है। अगली चुनौती पश्चिम के साथ भारत के संबंधों को लेकर के है। मतलब एक ऐसा दौर है जहां पर रूस यूक्रेन की युद्ध ने रूस पर पश्चिम के दबाव को बढ़ा दिया है। अब देखने को ये मिलता है कि भारत के रूस के साथ संबंध अच्छे हैं। तो विशेषज्ञों का मानना यह है कि चूंकि इस समय भारत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है या पहले भी करता आया है, पश्चिम के सहयोगियों के साथ भी बने रहना चाहता है और रूस का साथ भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में भारत के लिए ये स्ट्रेस का परीक्षण है, तनाव का परीक्षण है। हम इस बात को भी देखना चाहेंगे कि एक ऐसे समय में पश्चिमी जो भारत के देश हैं, अपने आप को सहयोगी बताते हैं, वो कितना सहयोग भारत का करते हैं। इसके अलावा एक नजरिया जो भारत को लेकर के है पश्चिम का, एक अवसरवादी दृष्टिकोण के रूप में है। यानी कि वो मानते हैं कि भारत केवल अपने हितों को ध्यान में रखता है, साझा हितों को ध्यान में नहीं रखता जो पश्चिम के देशों के साथ उसके विकसित हो सकते हैं। ऐसे में वो भारत को इस नज़र से भी देखते हैं। भारत ने रूस से सस्ते तेल का आयात किया प्रतिबंधों के बाद भी, वो भी एक बड़ी चुनौती उनको दिखाई देती है। इसके अलावा पूर्णकालिक अमेरिकी राजदूत की अनुपस्थिति भी एक बड़ा चैलेंज है कि अभी तक संबंध इस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे, या फिर किसी भी तरह की टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से एक पूर्णकालिक अमेरिकी राजदूत यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो पश्चिम के साथ संबंधों को लेकर के कई सारी समस्याएं हैं। हालांकि पश्चिम के साथ भारत के आर्थिक हित बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम अपना व्यापार उनके साथ करते जा रहे हैं। तो अगला है तालिबान से जुड़ाव, अफगानिस्तान वाली बात आ जाएगी। तो तालिबान ने चूंकि अफगानिस्तान पर हमने पिछले समय देखा कि कब्जा कर लिया, उस पर अपनी नई सरकार स्थापित कर ली, तो अब जाकर के भारत ने काबुल में एक सीमित रूप से भारतीय दूतावास का संचालन शुरू कर दिया है। भारत ने उनको बहुत सारी सामग्री दी, खाद्यान्न, कई सारी वैक्सीन और आवश्यक दवाएं। इसके अलावा भारत ने वहां पर वित्तीय सहायता की भी बात की है, लगभग 80 मिलियन डॉलर की। इसके पहले भी हम जो 3 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, ये उसके अलावा है। तो एक बार को ये बात मान करके चली जा सकती है, या कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय तालिबान के कुछ अपवादों को छोड़ करके एक पॉलिटिकल एक्टर के रूप में तालिबान को देख रहा है। यानी तालिबान एक तरह से वहां पर सरकार स्थापित किए हुए है और हम अपने संबंधों को धीरे धीरे उनके साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि पाकिस्तान का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना का अभी भी तालिबान के ऊपर या तालिबान के सहयोगियों के साथ दिखाई देता है, जो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब बात पाकिस्तान की भी करनी होगी कि पाकिस्तान में भी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। हमने देखा कि कुछ समय पहले इमरान खान की सरकार वहां पर स्थापित थी, जिसको हटा दिया गया, तो ये सरकार बेदखल कर दी गई। अब सरकार आई, शहबाज शरीफ और भुट्टो जरदारी की मिला करके सरकार इन्होंने बनाई। वहां पर नए पाकिस्तानी सेना प्रमुख आए हैं जो कि खुफिया एजेंसी के भी प्रमुख रह चुके हैं। ऐसे में ये मान करके चला जा रहा है कि वहां पर सत्ता का वास्तविक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और वहां की आर्मी यानी वहां की सेना का मिला जुला करके जो नियंत्रण है सरकार पर या फिर उनके विदेशी फैसलों पर, वो बहुत ज्यादा है। ठीक, इस वजह से ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे संबंध उनके साथ कैसे होंगे। पड़ोस संकट को भी देख लें, जैसे श्रीलंका का, तो श्रीलंका का आर्थिक और राजनीतिक संकट सबको पता है। सरकारों को लेकर के जो दौर आया, उनके पास फंडिंग को लेकर के जो दौर आया, तो भारत ने वहां पर बहुत तेजी से मदद उपलब्ध कराई। तो मानवीय सहायता भी दी, ईंधन भी दिया, दवाइयां भी दी। इसके अलावा IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी आर्थिक ऋण राहत पैकेज दिलाने की कोशिश कर रहा है भारत, इसमें भी मदद कर रहा है। कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर चीन भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी हो सकता है। कई सारे ऐसे पोर्ट्स हैं जहां पर चीन ने पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है। तो श्रीलंका की स्थिरता भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए बहुत आवश्यक है।
ऐसे में पड़ोसी के संकट को निवारण करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह म्यांमार की बात करें, म्यांमार में आपको पता है सैन्य जुंटा शासन मौजूद है, सैन्य शासन ने एक तरीके से तानाशाही स्थापित कर रखी है। तो भारत ने उसका उस तरह से विरोध नहीं किया जिस तरह से पश्चिमी देश कर रहे हैं, बल्कि भारत ने उसको लेकर के बहुत ज्यादा कहना बंद कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि वहां पर उत्तर पूर्वी राज्यों की जो सीमाएं हैं बहुत कमजोर हैं, मतलब कि उनमें इतने लूप होल्स बने हुए हैं कि लोग आ जा सकते हैं। ऐसे में वहां से शरणार्थियों की समस्या बहुत ज्यादा है, खासतौर से रोहिंग्या शरणार्थी या कुछ अन्य लोग जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक चैलेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना है इस उत्तर को लिखते समय कि क्या क्या चैलेंज आएंगे, क्योंकि अगर हम किसी उत्तर को जब लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें एक साथ रिकॉल कर पाना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि जिन बातों पर हमने अभी चर्चा की है सभी आपको पता है, लेकिन इनको एक क्रम में समझना हमारे लिए जरूरी है। अब अवसर पर आते हैं। अवसर क्या है? शुरुआत में बात की कि भारत G20 का अध्यक्ष है, इस बार अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत G20 के मंच पर अगर कई सारे देश इस वक्त जो मौजूद हैं उनको साथ लाने में सफल हो जाता है तो ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी, खास तौर से रूस, अमेरिका और बाकी के देशों को। लेकिन ये अपने आप में इतना आसान है नहीं। इसके अलावा भारत वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में भी अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका है कि वैश्विक स्तर पर जो कमजोर देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनके जो भी हित हैं उनको एक साथ आवाज देना, भारत उनकी मदद कर सकता है, उनको एक साथ लेकर के चल सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर जो इन देशों के हित हैं, जो इन देशों के लिए जरूरी चीजें हैं, उनको सामने रखा जा सके, उन पर एक वैश्विक दबाव बनाया जा सके ताकि उससे जुड़ी रणनीतियों को अपनाया जाए। इसके अलावा रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है, इस स्तर पर भी भारत पश्चिमी देशों को लेकर के या फिर रूस के साथ या फिर रूस और चीन सभी को लेकर के वार्ता कर सकता है। खासतौर से G20 की बैठक इसके लिए एक उपयोगी मंच साबित हो सकती है ताकि संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इसके अलावा रूस के साथ जो भारत के संबंध है, जिनको पश्चिम एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, शक की नजर से देखता है, उसको भी लेकर के चर्चा ये की जानी चाहिए कि भारत की जो द्विपक्षीय संबंध है रूस के साथ, उसमें भारत के हित वहां पर जुड़े हुए हैं, जिनको समाप्त करना इतना आसान नहीं है, जिनका विकल्प तलाशना इतना आसान नहीं है। तो उनको कन्विंस करना होगा कि ये हमारे लिए उनका साथ होना बहुत जरूरी है। हालांकि इससे आपके हित या फिर किसी दूसरे देशों के हित प्रभावित नहीं होंगे। ठीक। इसके अलावा मालदीव और बांग्लादेश में आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, तो बांग्लादेश या फिर मालदीव के साथ समस्या, खासतौर से मालदीव के साथ ये समस्या रहती है कि वहां पर इंडिया गो आउट की बात आती है, इंडिया को बाहर करने की बात आती है। उनको लगता है, वहां के विपक्षी दलों को लगता है, वो ऐसा एक चुनाव के दौरान एक माहौल बनाते हैं कि भारत एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है, एक बड़े भाई के रूप में हमारे जो आंतरिक मामले हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इससे कैसे दूर होंगे? इसके अलावा बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार ने भारत का बहुत ज्यादा सहयोग किया या भारत के लिए सहयोगी सरकार के रूप में देखा जाता है। तो चुनाव के बाद किसकी सरकार आएगी ये भी देखना जरूरी है। इसके अलावा नेपाल में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी सरकार को भी भारत का सहयोगी माना जाता है। इसलिए भी यह एक अवसर के रूप में देखने को मिलता है कि चीन की वहां पर जो पैठ है, जो पहुंच है, जो पकड़ बनाने की कोशिश है, उसको हम कैसे संतुलित करेंगे, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में चीन की उपस्थिति अपने आप में भारत के लिए एक चैलेंज है। तो जहां जहां पर हमें अपने हित साधने होंगे, अवसर जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमें 2023 में उनको देख करके चलना है। रूस और पश्चिम दोनों के साथ जुड़ना जरूरी है, क्योंकि एक ग्लोबल स्थितियों में, वैश्विक स्थितियों में जुड़ाव सभी के साथ होना जरूरी है, क्योंकि सभी देशों से कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के हित हमारे जुड़ते हैं, हमारे या बाकी देशों के भी अलग अलग देशों के साथ जुड़ते हैं। ठीक। इसके अलावा रणनीतिक रक्षा और सामरिक सुरक्षा हित बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, ये हमें देखना होगा, नेशनल इंटरेस्ट को देखना होगा। पाकिस्तान के साथ नए संबंध स्थापित हो सकते हैं। 2024 में भारत में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारत के नए चुनाव के बाद पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते बनेंगे ये भी देखना है। तो 2023 को राजनीति और अर्थशास्त्र का डिप्लोमेसी से जुड़ाव के रूप में एक वर्ष देखा जा रहा है, एक वर्ष के रूप में देखा जा रहा है। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में हमें जोड़ना होगा आर्थिक स्थितियों को और राजनीतिक स्थितियों को, तभी हम ओवरऑल एक नई दिशा में प्रगति करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। इसके अलावा वैश्विक एजेंडे में भारत की छाप यहाँ से ही बन सकेगी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना भारत का एक लक्ष्य है, एक टारगेट है। ऐसे में इसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे, जब तक हम सभी लोगों का सहयोग
नहीं ले पा रहे होंगे तो इसकी सदस्यता तक पहुंचना भी एक कठिन बाधा होगी। ऐसे में हम इस तक भी पहुंचे, इसके लिए हमें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तो इस तरह से आने वाले वर्ष में हम चुनौती और अवसर दोनों को ही देख पा रहे होंगे और हमें चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों को ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश करनी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं आज का सवाल। प्रश्न क्या है? वर्ष 2022 की वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिए। लगभग वही बात आपको बतानी है जो हमने डिस्कस की है। इन्हें पॉइंट्स में आपको कलेक्ट करना है और लिखने का अभ्यास करना है। तो आज के सेशन को यही विराम देते हैं। आप इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।